शहादत का सेहरा बांधे मृत्यु से ब्याह रचाता हूँ। जन्मभूमि की रक्षा की खातिर अपनी भेंट चढ़ाता हूँ। 15 अगस्त मौका है उन्हीं शहीदों को याद करने का, उनकी शहादत को सलाम करने का। तो आइए आज चलते हैं 15 अगस्त मनाने 15 ऐसी जगहों पर जहां से जुड़ी हैं आजादी के सिपाहियों की यादें। पहले दिल्ली चलते हैं और सबसे पहले दिल्ली का इंडिया गेट। राजपथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा यह विशाल द्वार, जिसे इंडिया गेट कहते हैं, मूल रूप से यह एक युद्ध स्मारक है। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय स्मारक जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है और इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से यह युद्ध स्मारक इसलिए है क्योंकि अंग्रेज शासकों ने 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में इसे बनाया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। और उन्हीं की याद में दरअसल इस पूरे ही इमारत पर आप देखें तो आपको तमाम तरह के नाम जो खुदे हुए दिख रहे हैं, वो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के ही नाम हैं, जो आपको इस गेट के ऊपर दिखाई देते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइट मात्र बनकर रह गया और इसकी मेहराब के नीचे अगर हम देखें तो अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोनों पर हमेशा एक ज्योति जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योति पर हर साल प्रधानमंत्री और तीनों सेना के अध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यूं तो खास मौकों पर शहादत को सरकारें भी सलाम करने आती हैं, लेकिन 90,000 शहीदों की याद में बना ये इंडिया गेट रोजाना गुलजार रहता है। शहीदों की इस मजार पर तो हर रोज मेला लगता है। तो चलिए दिल्ली के इंडिया गेट से अपने इस सफर की शुरुआत कर हम आपको दिल्ली की ही एक ऐसी जगह ले चलते हैं जहां की दरों दीवार पर अंग्रेजों के जुल्म सितम की दास्तान लिखी है। दिल्ली का खूनी दरवाजा उन फिरंगी हुक्मरानों की बेरहमी की कहानी कहता है। ऐतिहासिक इमारतों में शुमार खूनी दरवाजा या कहें लाल दरवाजा सड़क के बीचों बीच स्थित है। आईटीओ से सड़क जो आती है और दरियागंज की तरफ ये रोड जाती है। बीच रोड में फिरोज शाह कोटला मैदान के ठीक सामने ये जो खूनी दरवाजा है वो स्थित है। इसका अपना पुराना इतिहास है। ये वही जगह है जहां 1857 के गदर के दौरान ब्रिटिश जनरल विलियम हडसन ने मुगल सल्तनत के 3 शहजादों बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल और किज्र सुल्तान के साथ पोते अबू बकर की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1857 के गदर की याद को ताज़ा करने के लिए हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं। आपको दिखाते हैं बेगम हजरत महल की कोठी। उस बेगम हजरत महल की कोठी जिनकी बहादुरी की कहानी कम दिल फरेब नहीं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पहली पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के गदर की अगुवाई की। अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादर को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। बेगम हजरत महल में संगठन की अनोखी काबिलियत थी। यही वजह है कि अवध के जमींदार, किसान और सैनिक उनकी अगुवाई में आगे बढ़ते रहे। आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जाबाज सिपाहियों की उन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रही। जिस कोठी में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, इसे चौलखी कोठी कहते हैं। यहीं बेगम हजरत महल रहा करती थी और यहीं से उन्होंने पूरे अवध की बागडोर संभाली। उस समय का सैन्य संचालन उन्होंने यहीं से किया और यहीं से वो तमाम रणनीति बनाया करती थी और उन्होंने एक लंबी लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आज ये कोठी एक स्कूल में तब्दील हो गई है और यहाँ अब एजुकेशन दी जाती है, लेकिन अवध की गदर का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत ये कोठी कही जाएगी। अवध की तमाम ऐसी जगह हैं जहां अंग्रेजों से लंबी लड़ाइयां लड़ी। दिलकुशा बाग से लेके सिकंदर बाग, कैसर बाग और तमाम ऐसी जगह हैं जहां लंबी लड़ाई बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अंग्रेजों से अवध की सेना ने लड़ी
उन्होंने अपने बेटे ब्रिजेश कदर को गद्दी पर बैठाया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। और आज पूरा देश उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उनकी वीरता को सलाम करता है और न्यूज़ नेशन भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनको नमन करता है। शिकस्त के बाद भी बेगम ने हौसला नहीं हारा। वो अवध के देहातों में चली गई और वहां भी बगावत की चिंगारी सुलगाई। लखनऊ रेजिडेंसी, ये रेजिडेंसी भी लखनऊ में है और गवाह है आज़ादी की पहली लड़ाई के परवानों के शौर्य की। मेरठ से सुलगी विद्रोह की आग की आंच अंग्रेज अफसरों के इस ठिकाने तक भी पहुंची। बागी सिपाहियों ने यहाँ धावा बोल दिया। बंदूकों और तोपों से लैस बागी सैनिकों ने इस रेजिडेंसी पर हमला किया, जिसमें तमाम अंग्रेजी जो फौज के अधिकारी थे, उनके सैनिक थे और उनके परिवार के लोग थे, वो मारे गए। उनकी कब्रें आज भी इसी रेजिडेंसी में बनी हुई हैं और हमला कितना भीषण था, इसके निशान आज भी रेजिडेंसी की दरों और दीवार पर साफ देखे जा सकते हैं। तोप और गोलों से छलनी हुई रेजिडेंसी की दीवारें आज भी मौजूद हैं और तोप के गोलों के जो सुराख हैं वो दीवारों पर बने हुए हैं। गुस्साए सैनिकों ने रेजिडेंसी की दरों दीवार को तोप के गोलों से छलनी कर दिया। समझा जा सकता है कि कैसे 86 दिनों तक यहाँ छिपे अंग्रेजों ने अपनी जान बचाई होगी। ग्वालियर का किला। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं ग्वालियर का वो किला जहां 1857 के गदर की वीरांगना लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला था। भारत के दुर्भेद्य किलों में से एक ये विशालकाय किला कई हाथों से गुजरा। इसे सैंडस्टोन की पहाड़ी पर निर्मित किया गया है और ये मैदानी इलाके से 100 मीटर ऊंचाई पर है। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है। किले की दीवारें एकदम चौड़ी चढ़ाई वाली हैं। झांसी की रानी ने इस किले पर कब्जा करने के लिए हुए संघर्ष में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। आज़ादी की अलख तो 1857 में ही जग गई थी, लेकिन 20वीं सदी में देशभक्तों के रक्त में उबाल लाने वाली सबसे बड़ी घटना अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी। यहाँ बैसाखी के मौके पर जुटी भीड़ पर अंग्रेज़ों ने वो जुल्म सितम ढाए जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जनरल डायर ने यहाँ जमा हुए लोगों पर गोलियां चलवा दी और हजारों बेकसूर शहीद हो गए। जलियांवाला बाग की घटना ने भारत के क्रांतिकारियों को जैसे नींद से जगा दिया। ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो चलते हैं इलाहाबाद, जो आज़ाद की शहादत की गवाह है। अल्फ्रेड पार्क को अब पूरा देश आज़ाद पार्क के नाम से जानता है। इसी पार्क में 27 फरवरी 1931 को क्रांतिकारी सपूत चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करते हुए आज़ाद ने अंग्रेज़ों की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली खुद को मार ली थी। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। अमर शहीद महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी इस कसम को 27 फरवरी 1931 तक, जब तक उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहादत नहीं दे दी, तब तक निभाया। ये वही स्थल है जहां पर उन्होंने अंग्रेज पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, जहां पर उन्होंने काफ़ी देर तक गोलीबारी के बाद आज़ाद की पिस्टल में जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने चूंकि ये वचन दिया था कि वो जीवन भर कभी भी जो पुलिस है, जो अंग्रेज पुलिस है, अंग्रेजी सरकार की पुलिस है, उसके हाथ नहीं आएंगे। और इसी कसम के चलते उन्होंने, जब आखिरी गोली उनके बंदूक में रह गई, जिसको वो पिस्टल को बमतुल बुखारा कहते थे, तो जब उनकी पिस्टल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद अपनी कनपट्टी पर वो गोली दाग ली और अपनी कसम को अपने मरते दम तक निभाया। इस वाक़ये की याद में बाद में उसी जगह पर आज़ाद की प्रतिमा स्थापित की गई और कंपनी बाग चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से लोकप्रिय हो गया। यहाँ पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। तो आज़ाद की इस शहीद स्थली के दर्शन के बाद हम चलते हैं काकोरी, जहाँ आज़ाद और उनके साथियों ने
हथियारों की खरीद के लिए ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। रात में जब ट्रेन काकोरी पहुंची तो उस ट्रेन में आज़ादी के 10 मतवाले भी सवार हो गए। ट्रेन ने अभी रेंगना शुरू भी नहीं किया था कि 1 किलोमीटर पहुंचने के बाद ही चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन को ठीक इसी जगह पर रोक लिया और ट्रेन में लदा हुआ सरकारी खजाना जो कि 8,000 रुपये था उसको लूट लिया और उस 8,000 रुपये से आज़ादी की लड़ाई को नई धार दी। डकैती को अंजाम सिर्फ 10 क्रांतिकारियों ने दिया था, लेकिन इस डकैती कांड के बाद अंग्रेज सरकार पूरी तरह से हिल गई और उसने देश भर से क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। कईयों को फांसी हुई तो कईयों को उम्र कैद। आज इन्हीं शूरवीरों की याद में यहाँ शहीद स्मारक बना है, जहाँ हर साल इन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। हम काकोरी से फिर इलाहाबाद लौटेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं गुजरात। जी हाँ, जंग आज़ादी के महानायक बापू के गुजरात में। आइए देखते हैं यहाँ का साबरमती आश्रम। भारत देश की आज़ादी में अहमदाबाद में आया गांधी आश्रम का नाम इतिहास के पन्नों में शामिल है, क्योंकि देश आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े सत्याग्रह की नींव इसी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। जी हाँ, हम दांडी यात्रा की बात कर रहे हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। महात्मा गांधी बा के साथ 12 साल तक इसी आश्रम में रहे। यहीं से देश की आज़ादी की लड़ाई का ताना बाना बुना गया। खेड़ा और बारदोली जैसे सत्याग्रहों की रणनीति तैयार हुई। यहीं से सब इम्पोर्टेंट उनके मूवमेंट्स, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन और सबसे महत्व का उनका दांडी मार्च, नमक का सत्याग्रह गांधी जी ने यहीं से शुरुआत किया था। दरअसल जिन शहरों में बापू के कदम पड़े, वहाँ कोई न कोई ऐसी जगह ज़रूर है जो अब तीर्थ में तब्दील हो चुकी है। ऐसा ही एक जगह है मुंबई का मणि भवन, जहाँ मुंबई प्रवास के दौरान बापू ने लंबा वक्त गुजारा। इस वक्त हम मणि भवन की दूसरी मंजिल पर हैं और ये वही मंजिल है जिस पर कभी गांधी जी का कमरा हुआ करता था। मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं कि इस कमरे को किस तरीके से शीशे से सील ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन शीशे के उस पार गांधी जी से जुड़ी हुई चीज़ों को किस तरीके से सहेज कर रखने की कोशिश की गई है, ये भी साफ नज़र आता है। 1917 से 1934 के बीच बापू कई बार यहाँ रहे। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये भवन 20 सालों तक बापू का मुंबई मुख्यालय रहा। मूल रूप से मणि भवन वो जगह है जहाँ से बापू ने असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, स्वदेशी, सत्याग्रह, खादी और खिलाफत जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। लेकिन सबसे अहम आंदोलन था 1942 का आंदोलन, जब गांधी जी ने मुंबई के ही ग्वालिया टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया था। मध्य मुंबई में स्थित ग्वालिया टैंक मैदान इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज हो गया क्योंकि ये वही मैदान है जहां पर महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंका था। ये वही ऐतिहासिक मैदान है जहां पर महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानियों के दिल में ये चेतना भरने की कोशिश की थी कि अब वक्त आ गया है, या तो वो करें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं।